ऑलराइट गाइस, तो आज हम करते हैं सेकेंड चैप्टर स्टार्ट अपना, दैट इज नेशनल सिंबल्स। ठीक है, इसमें हम अपना कैलेंडर वगैरह, नेशनल एनिमल, बर्ड वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। हाँ जी। तो नेशनल सिंबल में सबसे पहले हमारे पास आएगा नेशनल फ्लैग हमारा। ठीक है, नेशनल फ्लैग में आपको पता है इस तरह से दिखता है। रेक्टेंगुलर तीन होते हैं, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। ठीक है, नेवी ब्लू की 24 स्पाइक्स इसमें होती हैं चक्र में, जो सेंटर में रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेशनल फ्लैग जो है हमारा वो 3:2 की रेशो में होना चाहिए। दैट इज दिस इज 3 एंड दिस शुड बी 2, मतलब विड्थ 2 और लेंथ 3 होती है। तो ये हमारा बेसिकली फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एक बनाया गया है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ये 2002 में बनाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान। तो तब ये सारी चीजें इसके अकॉर्डिंगली फिक्स की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको ये 9 के 9 फ्लैग साइज याद रखने पड़ेंगे। सर याद क्यों रखना है? जब बोल दिया कि विड्थ और लेंथ जो है वो 3:2 की रेशो में होने चाहिए, इसको विड्थ भी बोल देते हैं अगर इसको हाइट बोल रहे हैं तो 3:2 की रेशो में होने चाहिए। ठीक है जी। तो हम कितने भी डेवलप डेवलप कर लेंगे, मतलब कि 30:20 भी हो जाएगा, 3:2 भी रेशो हो जाएगा, 300:200 भी हो जाएगा। तो जब रेशो ही बता दी तो याद रखने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंदर ये 9 को ही अलाउ किया गया है जो कि 3:2 की रेशो में होंगे। सारी की सारी 3:2 की रेशो वाली अलाउड नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो इसका डायमीटर है ये भी अलग से दिया गया है, बट इट्स ओके। लेकिन इन 9 के 9 को याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें अगर और डिटेल करेंगे तो ये भी मिलेगा आपको कि अगर कोई अम्बेसडर टेबल पे बैठा है तो उसके टेबल पे कौन सा साइज होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई इंटरनेशनल एम्बेसी में हमारा लगा हुआ है झंडा तो वो कौन से साइज का होना चाहिए। मतलब इस तरह से अलग अलग चीजें डिटेल में है, तो वो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। इट्स ओके। लेकिन ये 9 जो डिमेंशन है अलाउड है, ये आप याद रखिएगा। और इसकी रेशो है 3:2। ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में मिलता है। देखो 2023 में ही इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था कि जो स्टैंडर्ड साइज है, वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज जो नेशनल फ्लैग का है वो 600:400 है। तो लोगों ने इसको काट के देखा, 3:2 की रेशो बन रही है, लोगों ने कहा ठीक है, जबकि 600:400 इसमें कहीं पर भी नहीं है। ठीक है ना, 600:400 चाहिए हमको, ये नहीं चाहिए, समझिए मेरी बात। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि भैया लेंथ टू जो हाइट है वो 3:2 की रेशो में होनी चाहिए। हाँ, ये बात ठीक सही है कि ये रेशो तो होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं। तो वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे इंपॉर्टेंट बातें क्या है। जो डिजाइन है नेशनल फ्लैग का, जो नेशनल फ्लैग का डिजाइन है, इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को अप्रूव किया था। इसको आप ऐसे याद रखना कि देखो 15 अगस्त, जून जुलाई अगस्त, जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है? अगस्त। ठीक है, तो 15 अगस्त को भैया लहराना था ना, 15 अगस्त 1947 को लहराना था। इसलिए 22 जुलाई 1947 को फटाफट से इसको अप्रूव कर दिया कि झंडा तो बना लो कौन सा है जो अप्रूव जो लहराएंगे। उसके बाद बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जनरल पब्लिक कैसे यूज करेगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह, इन सबको बेसिकली इतना याद रखना कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस है ना, वो इस हमारे एक्ट वगैरह में लिखी होती हैं। एम्बलम्स एंड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971। कुछ और लॉज भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली ये कुछ लॉज हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, लेकिन हाँ ठीक है, उसको हम कोई ऐसा तो बोल नहीं सकते कि फंडामेंटल ड्यूटी हमारी वो लीगली हमारे ऊपर एनफोर्स्ड है, ऐसा तो नहीं है। तो वो एक्ट ही है हमारे ऊपर। तो बेसिक बेसिक सी बातें मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, कुछ भी नहीं है। सर ये तीन होते हैं, डन। सर 24 स्पोक्स होते हैं, डन। 3:2 की रेशो में होंगी, ठीक है जी। ये 9 ही अलाउड है, याद कर लेंगे। फिर इस तरह से पूछा भी गया है, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया है, डन। और ये कुछ एक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल सिंबल्स एक्ट या नेशनल ऑनर एक्ट। ठीक है, तो ये सब कुछ हम याद रखेंगे। एक 1950 का एक्ट है और एक 1971 का एक्ट है, भैया याद रखेंगे। एक जवाहरलाल नेहरू ने बनवा दिया और एक उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी ने, याद रखेंगे। डन। हमारा नेशनल नेक्स्ट नेशनल सिंबल क्या है? वो है हमारा एम्बलम। वेरी वेरी पावरफुल साइन है ना, किसी भी टेबल पर ये पड़ा होता है तो पता लग जाता है कि वो किसी ऑफिसर का ही टेबल है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ से आ गया ये? अशोका दी ग्रेट जो हमारे राजा रहे हैं मौर्य एम्पायर में, उन्होंने सारनाथ नाम की एक जगह में अपना लायन कैपिटल जो लगाया था, वहां से हमने इसको पिक किया है। कैपिटल मतलब सर देखो समझो, अशोका को ना आदत थी कि इस तरह से पिलर्स बना बना के, ठीक है ना, अलग अलग डिजाइन के इस तरह से पिलर्स बना के इसके ऊपर ऐसे अबेकस लगा करके
इसके ऊपर कोई ना कोई जानवर खड़ा कर देता था, शेर, लायन, कुछ भी ऐसे करके हो जाते थे। मतलब टाइगर, लायन, ठीक है, एलिफेंट, इस तरह से अलग अलग एनिमल्स। उसमें से जो सारनाथ वाली जगह पर एक पिलर ऐसा लगाया, उस पर से हमको ये वाला एक पोस्टर जो मिला, हमको बड़ा अच्छा लगा, ठीक है ना। हमने इसको उठा लिया, हमने इसको क्या बना लिया अपना स्टेट या मतलब नेशनल एम्बलम, ठीक है जी। तो बस ठीक है, 4 लाइन्स जड़े हैं, बैक टू बैक खड़े हैं, ठीक है जी। उसके नीचे जो ये जगह है वहां पर एक एलिफेंट है, एक गैलोपिंग हॉर्स है छलांग मारता हुआ, एक बुल है, एक लायन है, ये 4 एनिमल्स हम याद रखेंगे। ऊपर है टाइगर, ठीक है ना, और नीचे है आपके लायन। ये टाइगर है या लायन, लायन बोल लो, चलो लायन कैपिटल है तो वैसे दिखते ये थोड़ा बहुत टाइगर की तरह है, बट ठीक है, इट्स ओके, ये लायन मान लो, ठीक है। नीचे भी एक और लायन है, ये यहाँ पर एक ये बुल है, एक ये हॉर्स है, और एक ये एलिफेंट है, इसको अपन याद रखेंगे। और बीच में इसके पड़ता है धर्म चक्र, जो बुद्धा का फर्स्ट सरमन, जिसको हम डिनोट करते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, धम्म चक्र परिवर्तन, जिसको हम बुद्धा का फर्स्ट सत्संग बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मोटो है हमारे नेशनल एम्बलम का, वो क्या है, सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से हमको मिला हुआ है। डन। स्टेट एम्बलम जो है इज यूज्ड एज एन ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इट्स यूज इज रेगुलेटेड बाय द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, रेगुलेशन ऑफ यूज रूल्स 2007। इसके लिए भी हमने एक अलग से एक्ट बना दिया कि भैया नेशनल एम्बलम को ऐसे नहीं कि कोई भी यूज करता चला जाएगा, इसका यूज एक प्रॉपर यूज करवाना है, ठीक है। इसके ऊपर भी देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में कि सत्यमेव जयते जो मोटो है भैया, ये जो एम्बलम से है, कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से, आप सबको बता दिया। नेशनल एंथम सबको पता है, जनगण मन, कहाँ से लिया गया है, बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको बंगाली भाषा में लिखा था, हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको 24 जनवरी 1950 को मान लिया। अब देखो मैंने आपको याद करवाया था ना कि 15 अगस्त 1947 को हमने झंडा लहराना था आजादी के लिए, तो इसलिए हम एक महीना फटाफट पहले गए, 22 जुलाई 1947 को हमने फटाफट अपना झंडा फाइनल कर दिया। अब हमको 26 जनवरी को क्या करना होता है, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा रिपब्लिक डे होना था, पहला रिपब्लिक डे, तो उससे हमने फटाफट 2 दिन पहले, सॉरी, फटाफट 2 दिन पहले 24 जनवरी को हमने अपना भैया जी ये जो है नेशनल एंथम फाइनल कर दिया। तो जनगण मन तभी गाएंगे ना जब फाइनल होके अप्रूव हो जाएगा, तो अप्रूव कर दिया फटाफट 2 दिन पहले ही, याद रखेंगे, ठीक है। तो पहली बार नेशनल एंथम को कहाँ गाया गया था, 27 दिसंबर 1911, 1911 याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो साल है जब हम तब के वाइसरॉय से, है ना, तब के वाइसरॉय से जो बंगाल का विभाजन है उसको कैंसिल करवा रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि तब के वाइसरॉय कौन थे, तब के वाइसरॉय कौन थे 1911 में, जिनसे हमने बंगाल की पार्टीशन जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने की थी, उसको कैंसिल करवाया था हमने 1911 में। उस वाइसरॉय ने 2 काम किए थे बड़े बच्चे, एक तो बंगाल का पार्टीशन कैंसिल किया था, नंबर 2 उन्होंने कलकत्ता से जो कैपिटल है वो दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। तो दिल्ली कैपिटल हमारी 1911 से है, उससे पहले हमेशा कलकत्ता रही है, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल। ओके, तो कलकत्ता सेशन जो 1911 में हुआ, वहां पर इंटरनेशनल कांग्रेस ने इस नेशनल एंथम को जनगण मन को पहली बार गाया, ठीक है। 52 सेकंड्स का ये प्रॉपरली होता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया था एट सॉरी मदनपल्ले इन आंध्र प्रदेश, इसको भी हल्का सा याद रख सकते हो कि बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और वो कहाँ किया था, कहाँ किया था, ये मदनापल्ले इन आंध्र प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आंध्र प्रदेश करके एटलीस्ट याद रख लेना कि किया था, ठीक है, क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। तो 2021 का एक क्वेश्चन भी है कि इसके रेफरेंस में बताओ भैया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ क्या हो रखा है, तो यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ट्रांसलेट किया था बंगाली से इंग्लिश, याद रखेंगे। ओके, नेशनल सॉन्ग की बात कर लेते हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है जी। इसको संस्कृत में लिखा गया था बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। किस बुक में लिखा गया था, अगेन आप ये हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम किस बुक में लिखा था, बताएंगे आप, ठीक है। एक बात और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि जनगण मन के साथ इक्वल स्टेटस दिया गया है हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को भी। ये क्वेश्चन यूपीएससी की स्टेटमेंट एक हो सकती है कि भैया स्टेटस इक्वल है, आपको लगेगा नहीं यार नेशनल एंथम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपकी इंडिया ईयर बुक में लिखा गया है, ठीक है, तो हम मान लेंगे, ठीक है जी।
उसके बाद पहली बार नेशनल सॉन्ग को कहाँ गाया गया था? 1896 कलकत्ता के सेशन में, नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया भैया। हमारा नेशनल सॉन्ग भी कलकत्ता में गाया गया था कांग्रेस के सेशन में पहली बार, और हमारा नेशनल एंथम भी कलकत्ता में ही गाया गया था कांग्रेस के सेशन में। तो ये गाया गया था 1896 में सॉन्ग, और वो गाया गया था 1911 नेशनल एंथम। ठीक है, दोनों गाए गए थे कलकत्ता में ही जब आईएनसी का सेशन हो रहा था। इतनी बेसिक बेसिक सी बातें फटाफट याद रखेंगे। नेशनल कैलेंडर पर चल जाते हैं भैया। नेशनल कैलेंडर जो हमारा है वो बेस्ड ऑन साका एरा है। तो मैं बोल सकता हूं कि साका कैलेंडर इज माय नेशनल कैलेंडर। ठीक है जी। वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम, मतलब जो हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो अंग्रेजी कैलेंडर है जनवरी फरवरी मार्च वाला, उसकी 22 मार्च 1957 को हमारा जो नेशनल कैलेंडर है, जिसको हम शाका कैलेंडर भी बोल सकते हैं, उसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है ना। ये भी 365 दिन का होता है वगैरह वगैरह। ठीक है ना। अगर गैजेट ऑफ इंडिया में आएगा तो वो ये वाली इस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली आएगी, छपेगी। न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑल इंडिया रेडियो, ये भी कैलेंडर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी, मतलब वगैरह वगैरह सरकारी जो दस्तावेज को काम कुम देख रहे हैं हम, वो शाका कैलेंडर के अकॉर्डिंगली होंगे, जो हमारा नेशनल कैलेंडर है। ठीक है। और ये कॉरेस्पॉन्ड करता है ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ, 365 दिन ही उसमें, 365 दिन ही इसमें, वगैरह वगैरह। ठीक है। जैसे देखो, जो फर्स्ट चैत्र है, पहला मंथ कौन सा होता है हमारे शाखा कैलेंडर का? चैत्रा। ठीक है। चैत्रा कैलेंडर की जो फर्स्ट डेट होती है, वन चैत्रा, मतलब हम जैसे 1 जनवरी, हाँ, उस तरह से वन चैत्रा जो है, इट फॉल्स ऑन 22 जनवरी, अगर लीप ईयर नहीं है, और 21 मार्च को फर्स्ट चैत्रा हो जाएगा अगर लीप ईयर है। वेरी सिंपल। फर्स्ट चैत्रा इज इक्वल टू 22 मार्च अगर नॉर्मल ईयर है, 21 मार्च अगर लीप ईयर है। मेरी बात फॉलो कर गए जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब शाका कैलेंडर देखते हैं है क्या। बेसिकली कुछ नहीं है। देखो, शाकास जो है वो हमारे बाहर से इधर आए थे हमारे यहाँ पे। ठीक है। नॉर्थ, ये वेस्ट साइड से, नॉर्थ वेस्ट साइड से। ठीक है। तो बेसिकली शाकाज ने 78 एडी में यहाँ पर विजय हासिल कर ली, कुछ है ना, अपना रूल वूल स्टैब्लिश कर लिया। तो तब से उन्होंने कह दिया कि भैया आज हमने हिंदुस्तान पे स्टैब्लिश कर लिया अपना रूल, तो आज से मैं एक शाका डेट डिक्लेयर करता हूँ, शाका 1 डेट स्टार्ट हो गई। उसके महीने बना दिए इन्होंने 12, चैत्र करके भादो, है ना, इस तरह से 12 महीने हमारे पास हो जाते हैं। ठीक है जी। ओके डन। वाइडली यूज होता है इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, हिंदू बुद्धिस्ट कैलेंडर पर इनका काफी काफी इन्फ्लुएंस है। ठीक है ना। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फॉलो किया। नेशनल कैलेंडर जो है कमेंस्ड ऑन चैत्र 1 शाका, और शाका कैलेंडर का 1 चैत्र मतलब महीना 1879 कॉरेस्पॉन्डिंग टू मार्च। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। तो देखो क्या है। अगर चैत्रा, सॉरी, अगर शाका कैलेंडर के अकॉर्डिंग चले, समझो ध्यान से, अगर शाका कैलेंडर के अकॉर्डिंग चले तो उस दिन 1879 ईयर चल रहा था, और 1 चैत्रा डेट थी। किस दिन भैया? जिस दिन एक्चुअली डेट क्या थी? जिस दिन एक्चुअली डेट क्या थी? 22 मार्च 1947, मतलब हम 57, सॉरी 57, मतलब हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर 1957 22 मार्च की डेट थी। लेकिन हमारे शाका कैलेंडर, जो हमारा नेशनल कैलेंडर बना, जा, है ना, हिस्टोरिकल कैलेंडर था हमारा, उसमें डेट क्या चल रही थी? 1 चैत्र 1879। तो मैं बोल सकता हूं, भैया कि मैंने इस तारीख को अपना नेशनल कैलेंडर शाका कैलेंडर अडॉप्ट किया, या फिर इस तारीख को शाका कैलेंडर एज अ नेशनल कैलेंडर अडॉप्ट किया, क्योंकि दोनों डेट सेम है। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर की डेट है और ये हमारे शाका कैलेंडर की डेट है। आपको यकीन नहीं होता तो आप इसमें क्या करो, 78 ऐड करके देख लो, आपको यही मिलेगा। क्योंकि जो शाका कैलेंडर है ये 78 एडी में शुरू हुआ, मतलब इसके 78 साल क्रॉस हो चुके थे, उसका पहला साल तब शुरू हुआ शाका कैलेंडर। ठीक है। देखो, थोड़ी सी ना बात आपको भी लग रही होगी, आई नो, मेरे को भी बड़ी थोड़ी अजीब सी लगती है कि यार शाका कैलेंडर क्यों अडॉप्ट किया, वो तो बाहर से आए थे। इन्हीं शाखाओं को हरा करके 57 बीसी में एक बार भेजा था, मतलब दिस इज 0, दिस इज बीसी इधर, और दिस इज इधर एडी 1 2 3। पहले इन शाखाओं ने कोशिश करी थी 57 बीसी में इधर आने की, लेकिन हमारे यहाँ पर एक किंग था विक्रमादित्य, उन्होंने, विक्रमादित्य जी ने शाखाओं को हरा करके वापिस भेज दिया 57 बीसी में। तब से शुरू होता था विक्रम संवत।
तब से कैलेंडर शुरू हुआ था विक्रम संवत। ये भी एक हमारा कैलेंडर है। जो हमारा पंचांग है ना, हिंदू कैलेंडर पंचांग, वो विक्रम संवत पर ही बेस्ड है ज्यादातर, ठीक है, मतलब उसकी ज्यादा चीजें। लेकिन 57 बीसी के बाद 0 एडी आई, फिर 1 एडी आई, फिर करते करते 78 एडी आई। तब तक शाकास ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, हमारे यहाँ पर हम थोड़े से वीक पड़ गए। तो भैया शाकाओं ने इधर वाले किंग्स को हरा दिया और खुद का रूल स्टेब्लिश कर लिया, तो उन्होंने चला दिया शाका कैलेंडर। अब हमने देखो क्या किया, हमारा सिस्टम देखो बड़ा सही है और अजीब अजीब है, मतलब हमने शाकाओं को अपना कैलेंडर माना, जबकि नेपाल में विक्रम संवत को अपना नेशनल कैलेंडर मानते हैं। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। नेपाल ने हमारे वाले राजा के कैलेंडर को अपना कैलेंडर माना, हमने बाहर वाले राजा के कैलेंडर को अपना कैलेंडर माना। इट इज ओके, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग इट, इट्स ओके। उन्होंने अभी माना है तो ठीक है, इट्स ओके, डन भैया। लेकिन हमको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए थी विक्रम संवत और ये आपके शाका कैलेंडर के बारे में, जो कि आपको मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं। जो नेशनल कैलेंडर की डेट्स हैं उसका परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है भैया, कि एक चैत्र है हमेशा 22 मार्च को ही आएगी अगर नॉर्मल ईयर है, और 21 मार्च को आएगी अगर लीप ईयर है। ये बात हम याद रखेंगे, पहले आ चुकी है। 2007 का एक क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ध्यान से सुनना, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती थी कैलेंडर बेस्ड ऑन शाका एरा। ये गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जब इंडिपेंडेंस हमको मिली 1947 में, आप लाइन पर मत जाइए, ऐसी लाइन आपको ऊपर से भी मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि 1947 में जब हम आजाद हुए तब हम शाका कैलेंडर फॉलो कर रहे थे? नहीं भैया, हमने अपने शाका कैलेंडर को तो 1957 में अडॉप्ट किया है, 22 मार्च 1957, जब शाका कैलेंडर की डेट थी 1 चैत्र 1879, ठीक है ना, तब अडॉप्ट किया। तो इस वक्त तो नहीं था, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेशनल कैलेंडर कमेंस्ड ऑन चैत्र 1 1879, जो कि इस डेट को कॉरेस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल सही बात है भैया, तो बी इज द राइट स्टेट, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं 2009 का यूपीएससी का, कि नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के बारे में बताओ। नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन शाका एरा विद चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ, बिल्कुल ठीक बात है। डेट्स ऑफ द नेशनल कैलेंडर हैव अ परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस विद द डेट्स ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर, बिल्कुल सही बात है भैया। तो हम दोनों स्टेटमेंट्स को करेक्ट बताएंगे। देखो बच्चे, आज के जो टॉपिक्स थे इस चैप्टर के अंदर थोड़े से आपको बोरिंग से लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि आई कंसीडर दीज टॉपिक्स टू बी वेरी वेरी ऑब्वियस टॉपिक्स, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ठीक है ना, ये नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लैग, ये सब बेसिक बेसिक सी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, पता होती ही हैं। सो आई होप आपको ये पता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल एनिमल और बर्ड खत्म करेंगे फटाफट, और फिर आगे बढ़ जाएंगे, पॉलिटी शुरू हो जाएगी हमारी। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में बता दो कि आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। हम उसी तरह से आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग इंप्रूव कर लेंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज राघवेंद्र फ्रॉम दिस साइड साइनिंग ऑफ।